भारत शासन अधिनियम 1919 के धारा 1919 का जो धारा अधिनियम लागू था वो 1919 के तहत 66 में प्रावधान दिया गया था कि क्या दिया गया था कि 10 वर्ष के बाद अधिनियम को समीक्षा करेगी, मैंने जांच करना 10 वर्ष के बाद। भारत को 66 में से धारा बोला गया कि 10 वर्ष के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत का जांच करना है। 1919 में ब्रिटेन में यहाँ वहाँ जहाँ इंग्लैंड है वहीं ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। उसमें 1919 में किस पार्टी का सरकार था? कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। कंजर्वेटिव पार्टी का भय था, है ना, वही कह रहे। इस पार्टी का भय का चुनाव के बाद इसे भय था, कंजर्वेटिव पार्टी का भय था कि चुनाव के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आ जाएगी। कर इंग्लैंड में लेबर पार्टी चलता था, लेबर पार्टी का होगा सत्ता में आ जाएगा, और लेबर पार्टी जब सत्ता में आ जाएगा तो भारतीयों के साथ उदारता बदलेगा। क्या करेगा? भारतीयों के साथ उदारता बदलेगा, भारतीयों के साथ मिल जाएगा। कौन? लेबर पार्टी। यही कंजर्वेटिव पार्टी सोचा कि समय से पहले उनको 1919 के बाद 10 जगह तो 1929 बना था। अब पहुँचा साइमन कमीशन को भेज देता है उन समय से पहले 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। 27 में 8 नवंबर को। अब भारत आ जाता है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928, साल भर के बाद। पूछेगा कब बल था? 3 फरवरी 1928 को। गठन कब था? 8 नवंबर 1927 को। तो उन्हें 3 फरवरी 1928 को आ जाता है। आता है तो 7 सदस्य इसमें थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। सातों के सातों सब ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं, कोई इंडिया का आदमी नहीं था इसमें। सातों के सातों जब ब्रिटिश सदस्य था, ब्रिटिश संसद के सदस्य है, तो केकर कहलाता था सातों सदस्य ब्रिटिश के? लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर था भारत के। जो 1931 में इरविन समझौता हल्दार के साथ है, वही लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इसमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन भारत सचिव था उस समय। भारत का सचिव बनाया गया था इंग्लैंड के लॉर्ड बर्कन हेड को बनाया गया था, लॉर्ड बर्कन हेड। जब पूछेगा साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय भारत का सचिव को था, भारत का सचिव पूछेगा था बर्कन हेडवा। पूछेगा साइमन कमीशन को क्या बाद नाम दिया गया? तो साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया। क्या? व्हाइट कमीशन या संसद आयोग कहा गया, या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन के नाम से संसद आयोग भी कहा गया, क्योंकि सबके सब संसद आयोग सातों के सातों अंग्रेजित है, इसलिए संसद आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा गया इसको। पूछेगा जब भारत में आया साइमन कमीशन तो इसके विरोध में साइमन वापस जाओ का नारा लगा। साइमन वापस जाओ का नारा लग गया, लेकिन नारा तो लग गया, सभी राजनीतिक दल बोले कि साइमन कमीशन वापस जाओ, लेकिन साइमन कमीशन को मानने वाले तो कौन विरोध नहीं किए थे? पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी जो था ना, ये साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। और मद्रास के जस्टिस पार्टी था आपको मद्रास के, और यूनियनिस्ट पार्टी था पंजाब के। और मुस्लिम लीग जो थे ना, मुस्लिम लीग के सफी गुट था मुस्लिम लीग के, ये सब साइमन कमीशन का समर्थन कर ले था। फिर लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे पुलिस अधिकारी स्कॉट के लाठी चार्ज से। लाला लाजपत राय को लाहौर साइमन कमीशन हो रहा था, उसी में लाला लाजपत राय को घायल कर देता लाठी से मार के। फिर 17 नवंबर को 1928 में इनका मृत्यु होता है लाला लाजपत राय को। कब? 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर आयल था, 3 फरवरी और नवंबर में इनका हत्या हो जाता है। तब लाला लाजपत राय बोले थे मेरे शरीर पर लाठी का एक बार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। तब महात्मा गांधी ने लाला लाजपत की मृत्यु के बाद गांधी जी ने बोला था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है, वो सितारा लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय बुक लिखे थे अनहैप्पी इंडिया लिखे, वही लालजी और बुक था पंजाब केसरी। क्या है? पंजाब केसरी, अनहैप्पी इंडिया, पंजाब केसरी, यंग इंडिया और यंग इंडिया महात्मा गांधी भी लिखे थे और लाला लाजपत राय भी लिखे थे। भारत के लिए आत्मनिर्णय और भारत का इंग्लैंड पर ऋण है। भारत का जो है इंग्लैंड पर ऋण है, उस चुकाएगा कब इंग्लैंड? इस किताब लिखा था अनहैप्पी इंडिया, पंजाब केसरी, यंग इंडिया, भारत के लिए आत्मनिर्णय और भारत का इंग्लैंड पर ऋण। बुक लिखे थे लाला लाजपत राय और लिखे थे लालजी ने। पंजाबी लिख रहे थे, पंजाबी द पीपुल और वंदे मातरम समाचार पत्र लिखे थे। पंजाबी समाचार पत्र द पीपुल, वंदे मातरम लिखे थे पत्र निकाले, जिनमें वंदे मातरम जो रहा है उर्दू में सैनिक समाचार पत्र था। उर्दू में लिखा गया था, वो भी सैनिक समाचार पत्र था। लाला लाजपत राय बोले थे, और क्या बोले थे? मेरा मजहब हक पस्ती है। क्या? मेरा मजहब जो है मजहब हक पस्ती है। मेरी मिलत जो है मेरी मिलत कौम परस्ती है। मेरा मजहब हक पस्ती है और मेरी मिलत जो है कौम परस्ती है। मेरी इबादत खलक परस्ती है। मेरी इबादत का खलक परस्ती लग गया तो लाला लाजपत राय है। मेरी अदालत मेरा जमीर है। मेरा अदालत क्या है? मेरा जमीर है। मेरी जायदाद भी मेरी कलम है। मेरा मंदिर जो है मेरा दिल है और मेरी उमंग सादा जवान है। लाला लाजपत राय बोले थे।
लाला लाजपत राय की उम्र होता 23 वर्ष उम्र हो रहा था। 17 नवंबर को तो मार गए थे, 17 नवंबर 1928 को लाठी से। 23 वर्ष की उम्र में 1888 की बात है, 17 है ना, 1928 में मरे थे, 1888 की बात हो रहा है। 23 वर्ष की उम्र हो रहा था। 1888 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के इलाहाबाद सम्मेलन जी, इलाहाबाद में शामिल होते हैं, पहली बार शामिल होते हैं। कांग्रेस के इलाहाबाद का बोल था 1888 में। इसमें लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए थे 23 वर्ष की उम्र में, 1888 में। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद में सब पहली बार शामिल होते हैं 23 वर्ष की उम्र लाला जी ने। तो 1928 में मर जाते हैं। 28 में मरने से पहले 17 नवंबर को 3 वर्ष पहले 1925 में हिंदू महासभा कलकत्ता, हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कर लेते हैं। तो हिंदू महासभा के कहाँ होता है? कलकत्ता में। वही कलकत्ता का अधिवेशन किए थे कौन? हिंदू महासभा के लाला लाजपत राय ने। कब? 1925 में। कह रहा है 1920 में। क्या होता है 1920 में? 1920 में जोसेफ बैटिस्टा, एन एम जोशी, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे इसका, के प्रयत्न से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC यानी कि AITUC का गठन होता है, कह सकते हैं। AITUC का गठन 1920 में। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। NM जोशी भी थे, लेकिन अध्यक्ष लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा भी थे। AITUC का पहला सम्मेलन कहाँ था? तो बम्बई में होता। कहाँ? बम्बई में। AITUC का 1920 में गठन होता था, बम्बई में पहला सम्मेलन होता। इसलिए लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था। लाला लाजपत राय अध्यक्ष बन गया, जोसेफ बैप्टिस्टा और तथा दीवान चमन लाल मंत्री बने। AITUC के महामंत्री कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, NM जोशी, बैप्टिस्टा और दीवान चमन लाल और जोसेफ। वही NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और चमन लाल महामंत्री थे और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। सॉन्डर्स का कौन किया था? भगत सिंह ने किया था। भगत सॉन्डर्स जब लखनऊ में होल था साइमन का विरोध। ऐसे 28 में आता तो साइमन का विरोध होकर करता, लेकिन लखनऊ में भी होल था। लखनऊ में कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने किया था क्या? लखनऊ में विरोध किया था साइमन कमीशन का। फिर 27 में निर्णय होल था, दिसंबर 1927, जिसमें गठन होल था साइमन कमीशन। उस समय 1927 में दिसंबर में मद्रास अधिवेशन हो रहा था ना। ये मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? एम अंसारी थे। यही एम अंसारी ने कहा कि साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लेगा, जैसे ही आगा विरोध करना है मद्रास अधिवेशन में, ऐसा निर्णय लिया जाता है एम अंसारी द्वारा 1927 में। साइमन कमीशन जब आता है 1928 में, है ना, गठन होता है 8 नवंबर 1927 को, आल था 3 फरवरी 1928 को। जब यह आता है तो इसका रिपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट करने का मतलब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देता है कि 10 वर्ष जाँच करने का वो जाँच हुआ। तो मई 1930 में प्रस्तुत करता है अपना रिपोर्ट, मई में। अब बोलता है कि साइमन कमीशन का मई 1930 में प्रस्तुत करता है। उसी के आधार बोलता है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन होगा। लंदन में क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन 1930 में ऐसा रिपोर्ट में बोलता है, मई में। और फिर बोलता है साइमन कमीशन बर्मा जो है भारत से अलग कर दिया जाएगा, उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया जाएगा, ऐसा बात बोलता है साइमन कमीशन में। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता दिया जाएगा, प्रांतों का प्रांतीय में अपना अपना दर्जा दिया जाएगा, हक देता रहेगा। 10 साल की समीक्षा वाला प्रावधान समाप्त कर देना होगा, है ना। 10 साल पर जांच नहीं होगा, जब तब होगा। केंद्र की संघीय व्यवस्था में भारतीयों को हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। जब केंद्र की जो संघीय व्यवस्था होगा, भारतीयों की हिस्सेदारी नहीं रहेगा, ऐसा बोलता है। बर्मा को अलग, उड़ीसा को अलग प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता, 10 साल की समीक्षा को खत्म, केंद्र में संघीय व्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी नहीं रहेगा। अब चलते हैं नेहरू रिपोर्ट। जब साइमन कमीशन आता है भारत ने विरोध करता है, इससे अंग्रेज नाराज होता है। नाराज होता है तो उस समय भारत का सचिव है थे बर्कन हेडवा, ही था, वही है था सचिव भारत के, जो इरविन द्वारा बनाया गया था भारत का सचिव। बर्कन हेडवा ने भारतीयों को चुनौती दे देता है कि जो संविधान बना कर दिखा दो। कांग्रेस ने स्वीकार कर लेता है, और का कांग्रेस ने कहा ठीक हम स्वीकार करते हैं, भारत संविधान बना कर दिखाते हैं। फिर इसके लिए प्रथम बैठक होता है। जब बर्कन हेडवा ने कहता है, चुनौती देता है संविधान बनाने के लिए, तो प्रथम बैठक होता है दिल्ली में कि कैसे कैसे संविधान बनाया जाए हम लोग के, ठीक ना। तो प्रथम बैठक दिल्ली में होता है, तो फरवरी 1928 में होता है। फरवरी 1928 में हुआ। जो अध्यक्ष कौन थे? एम एन अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था संविधान बनाने के लिए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिल्ली में फरवरी 1928 में होता है। अध्यक्ष कौन थे? एम एन अंसारी। फिर प्रथम बैठक दिल्ली में, दूसरा हॉल था दिल्ली सभी दलों को पुणे में होता। दूसरा कहाँ था बैठक? पुणे में होता, मई 1928 में। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई रहेगा, वर्ष 28 रहेगा, मई में आता है। तो मई वाला जो था पुणे वाला, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और दिल्ली वाला, फरवरी वाला था एम एन अंसारी। और पुणे वाला 1928 में था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और यहीं पर कह रहा है, यहीं पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अध्यक्ष ही है। संविधान निर्माण के लिए एक समिति का गठन होता है। पुणे में होता है संविधान निर्माण के लिए एक समिति का गठन।
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वो भी पुणे में। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अन्य सदस्य अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, शोएब कुरैशी, GI प्रधान थे, GI। अन्य सदस्य कौन कौन थे? अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, शोएब कुरैशी, GI प्रधान थे। फिर 19 अगस्त का मई में बैठल था इनका गठन पुणे में मोतीलाल नेहरू के। इनका रिपोर्ट आया था साल मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आया था। अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश की। यही 1928 में अगस्त अपना रिपोर्ट देता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसी को कहा था नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। संविधान बना करके कहा गया अगस्त 1928 में। फिर यही नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आता है। इसको स्वीकार कब किया जाता है? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जब चल रहा था 1928 में, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, उसी में स्वीकार कर लिया जाता है 1928 में कलकत्ता वाला में। इसका भी अध्यक्ष जो था कलकत्ता वाला मोतीलाल नेहरू ही किए थे अध्यक्ष। ये भी दिए कि किए थे मोतीलाल नेहरू बना करके, तो अध्यक्ष कौन रहेगा ही ना। और जब कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया 28 में, तो इस अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण स्वराज के मुद्दा पर मतभेद था। डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज, सब कोई मांग रहा है पूर्ण स्वराज, कोई मांग रहा है डोमिनियन स्टेट, तो उत्पन्न होता का मुद्दा, जिसे गांधी जी के मध्यस्थता से सुलझा दिया जाता है। फिर जो नेहरू रिपोर्ट आता है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, इसको नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में था। वही नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल कहा कि जो अलग अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है, वो अलग अलग निर्वाचन मंडल के व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई। फिर कह रहा है नेहरू रिपोर्ट में बोला गया पृथक निर्वाचन मंडल के समाप्त करने की मांग की गई। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों हैये थे। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर रह करके अपने अपने दबाव समूह में आकर के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कर लेते हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हीं के दबाव में आकर के सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के, भारतीय स्वतंत्रता लीग के दबाव में आकर नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी कि यदि 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर चलेगा। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किए थे मोहम्मद अली जिन्ना भी, क्योंकि इनको भी कहा कि सबके हक में नहीं है, ये अलग मांग करने लगा। नेहरू रिपोर्ट के स्वीकार नहीं कर पाता है, तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मार्च 1929 तक कहा कि 14 सूत्री मांग पत्र रखा, और इसके लिए भाव अपील करते हुए कहा हम एक ही भूमि पर सदियों से रह रहे हैं, मेरी बात मान ली जाए। एक ही भूमि पर क्या कर रहे हैं? सदियों से रह रहे हैं, ऐसा बात मानना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मार्च 1929 को 14 सूत्री मांग रखा था मोहम्मद अली जिन्ना 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कब चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन वायसराय बनाया गया था। यही ने साइमन कमीशन के अथी किए थे गठन 7 सदस्य। यही लॉर्ड इरविन को बनाया गया था वायसराय। यही लॉर्ड इरविन ने बर्कहैम को भारत का सचिव भी बनाया था। और भारत का उस समय भारतीय सचिव था, है ना, वेजवुड था। हालांकि साइमन कमीशन के समय पूछेगा ना ये कि भारत सचिव कौन था। भारत का सचिव साइमन कमीशन के समय बर्कहैम था, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है तो सचिव बदल जाता है, वेजवुड, और वायसराय लॉर्ड इरविन रह जाता है। कहा गांधी जी ने वायसराय को, लॉर्ड इरविन जो थे, इनको 11 सूत्री मांग सौंप लेते। कितना? 11 सूत्री मांग कौन सौंप लेता था? गांधी जी। ये काम कुछ बात बोला गया था। नमक पर जो टैक्स लगल था, टैक्स, गांधी जी ने बोला था दुनिया का सबसे अमानवीय टैक्स, अमानवीय कर माना गया है। ये गांधी जी माने थे नमक वाला टैक्स के बारे में। अमानवीय कर है, दुनिया का सबसे बड़ा कर। उस समय देखा भारत में एक मन मतलब 38 kg, 40 kg खाता है, लगभग 38 kg एक मन में होता था, जो कीमत था 10 पैसा। सरकार ने इस पर 20 आना कर लगा दिया। सोचे 10 पैसा का लेगा तो 20 पैसा तुरंत देना ही पड़ जाएगा, टैक्स लगा दिया। नमक जो है प्रत्येक दैनिक जिंदगी में देखा जाए जुड़ा हुआ था। इरविन डाटा वही वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलने पर गांधी जी ने कहा था टैक्स हटाने के लिए। नहीं आश्वासन मिलता है तो गांधी जी बोलते हैं मैंने घुटने टेक करके, कैसे घुटना टेक करके रोटी मांगी, बदले में क्या मिला? मुझे पत्थर। ऐसा गांधी जी बोलते हैं। कहते हैं दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होता है। 6 अप्रैल को 24 दिन 1930 को नमक दांडी यात्रा शुरू करते हैं। 78 अनुयायी थे।
12 मार्च शुरू करते साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर, कितना 240 किलोमीटर दूर, 40 आश्रम साबरमती आश्रम से 12 मार्च को 240 मीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान कर। डांडी की जगह है वो, डांडी 5 पहुँच करके पहुँचते हैं तो में 278 अनुवाई में देखा जाए 31 तो गुजराती का था जी, 31 गुजराती का आधा से बेसी। गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, शक्ति के विरुद्ध, क्या शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। डांडी मार्च के समय बोले थे, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, जबकि मैं घुटने टेक करके रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। यही महात्मा गांधी बोले थे सबने अवज्ञा आंदोलन के समय, और डांडी मात्रा के समय बोले थे लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। जब डांडी मात्रा शुरू होता है, डांडी मार्च 12 मार्च से, तो सबसे कम आयु के एक लड़का था, 16 वर्ष का लड़का, सोच ले, विठल लीलाधर थे, सबसे कम उम्र का 16 वर्ष का लड़का विठल लीलाधर। और सबसे अधिक आयु के आदमी थे गांधी जी खुद थे, सबसे अधिक आयु के। एकमात्र महिला थी सरोजिनी नायडू, है ना, नमक सत्याग्रह में भाग ले रही थी, एकमात्र महिला सरोजिनी नायडू थी। दल के एक सदस्य, उसी में से खड़ग बहादुर जो थे ना, खड़ग बहादुर, इन पर हत्या का मुकदमा चल रहा था, इतना लोग थे इनमें, खड़ग बहादुर पर हत्या का मुकदमा। सुभाष चंद्र बोस जो थे, डांडी मार्च की जो तुलना किए थे, कि जो डांडी मार्च जो कर रहा है महात्मा गांधी, उनका तुलना नेपोलियन के, जो नेपोलियन है ना, नेपोलियन के पेरिस से करते हैं सुभाष चंद्र बोस। मार्च और पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से के साथ कर रहा पूछेगा। सुभाष चंद्र बोस ने डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के किससे, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च के साथ करते हैं। 12 मार्च को शुरू करते हैं और 6 अप्रैल को डांडी पहुंच करके एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। देश के अनेक भागों में नमक की यात्रा निकल गई, जिसमें प्रमुख थे तंजौर में, मद्रास में पड़ता है तंजौर में राजगोपालचारी ने तिरुचिन्नापल्ली से वेदरायन तक राजगोपाली कर लेते हैं तंजौर। मालाबार तट केरल में पड़ता है, है ना, कल्पम ने कालीकट से पायनूर तक। मालाबार तट पर पूछेगा, कल्पन ने कर था कालीकट से पायनूर तक। आंध्र प्रदेश में नमक कारखाने शिविरम स्थापित था, आंध्र प्रदेश में नमक कारखाने बनता, आंध्र प्रदेश में शिविरम स्थापित। असम का सिलहट जिला जाओगे ना, वहाँ सत्याग्रही बंगाल का नोआखली समुद्र तट तक आया था। 9 अप्रैल को गांधी जी ने, 9 अप्रैल जब 6 अप्रैल को टूटता है नमक, उस समय 3 दिन बाद 9 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन के लिए दिशा निर्देश जारी करते, जिन्हें प्रमुख थे, जब जहाँ भी संभव हो लगे तो नमक कानून उल्लंघन करते हुए नमक बनाओ। वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। शराब की दुकानें, विदेशी कपड़े दुकानें, काफी के ठेके सब समझ धर्म प्रदर्शन आयोजित किए जाए। संभव हो तो करों का अदायगी की जाए, कर को नहीं दिया जाए। सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पदों से त्यागपत्र दे दो। छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज सब बहिष्कार कर दो। जनता द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के लिए सत्य अहिंसा के सर्वोपरि रखा जाए। हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मांग रख लेते हैं। इस नमक सत्याग्रह में सोलापुर में महात्मा गांधी, कहाँ, सोलापुर में महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। कहाँ होता है, सोलापुर में। जब सोलापुर में गिरफ्तार हो जाते हैं महात्मा गांधी, तो जाने के बाद नमक सत्याग्रह का कौन नेतृत्व संभालता है, अब्बास तैयब जी संभालते हैं। महात्मा गांधी नहीं रहते, अब्बास तैयब जी। असम के कुख्यात सेक्युलर के विरोध में छात्रों के द्वारा शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया, जिसमें छात्र और उनके अभिभावक से सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया, असम में चलता, क्या चलता असम में भाई, सेक्युलर के विरोध में छात्र चलाए थे आंदोलन। महात्मा गांधी गिरफ्तार होने का असम में सेक्युलर विरोध। उत्तर प्रदेश में लगान न देने का आंदोलन किसानों द्वारा चला गया। उत्तर प्रदेश में बोला कोई भी लगान न देगा, ऐसा आंदोलन किसान द्वारा चला गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को बोलता, क्या बोलता है, 5 मार्च 1931 को क्या बोलता है, गांधी इरविन समझौता। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ तो अंग्रेज आंदोलन समाप्ति के लिए प्रयास करने का प्रारंभ करती है। तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर के प्रयास से गांधी इरविन एक्ट होता है। गांधी इरविन एक्ट होता था किसके प्रयास है, तेज बहादुर सप्रू शामिल थे और M.R. जयकर शामिल थे। इन्हीं के दिन से गांधी इरविन एक्ट हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है इनको। क्यों, महात्मा सरोजिनी नायडू जो बोले थे, हालांकि गांधी इरविन पैक्ट
समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच होल था। किनके प्रयास होल था? तेज बहादुर सप्रू और AMR जैकब के प्रयास होल था। गांधी इरविन प्रैक्टिस हुआ। सरोजिनी नायडू बोले थे, क्या बोले थे? गांधी इरविन जो समझौता तो करवा दिया आप लोग, ये दो महात्माओं का मिलन है, क्योंकि गांधी भी एक महात्मा है, उधर से डॉक्टर लॉर्ड इरविन भी महात्मा है, यही दो महात्माओं का मिलन है। कौन बोला था? सरोजिनी नायडू। किसको? गांधी इरविन समझौते को बोले थे, जो दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। दो महात्माओं का मिलन है। फिर 5 मार्च के बाद 18 जोड़िएगा तो सीधे 23 मार्च आता है। 23 मार्च को भगत सिंह और सुखदेव सिंह राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। जब गांधी जी दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? कराची जा रहे थे। तब पंजाब में गांधी जी पंजाब में पहुँचते हैं, तो उसी न जा रहे थे। पंजाब में गांधी जी पर टमाटर, चप्पल, जूता सब फेंकने लगे, क्योंकि दिल्ली से पंजाब, पंजाब से कराची जाते हैं। जब 29 मार्च 23 मार्च के बाद 6 जोड़िएगा तो 29 मार्च आता है। फांसी पड़ गया था उन तीनों को। 29 मार्च 1931 को है ना कराची अधिवेशन होता है। जब कराची अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने कर लिया था। कौन था? सरदार पटेल जी ने किया था। यही कराची अधिवेशन में गांधी इरविन जो समझौता हल था 5 मार्च 1931 को स्वीकार कर लिया गया था। कराची अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था गांधी इरविन समझौता को। फिर द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी को निमंत्रण मिल जाता है। जब गांधी कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार ना होता, समझौता को स्वीकार कर लिया। किस? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ पटेल किए थे। वही वाला में कराची अधिवेशन में 29 मार्च 1931 को सरदार पटेल के नेतृत्व में उस समय कराची अधिवेशन चल रहा था। वही कराची अधिवेशन में गांधी जी बोले थे, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता, गांधीवाद नहीं मरेगा, क्योंकि देश के लिए गलत कदम नहीं उठा सकता है। ऐसा बात बोले थे गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस? कराची अधिवेशन जो है, महात्मा गांधी मर सकता, गांधीवाद नहीं। वही महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं, लोकप्रियता और समान का पराकाष्ठा के बारे में बोला था। कौन? सुभाष चंद्र बोस बोले थे। द्वितीय गोल में असफल रहा। 1932 में पुनः सविनय आंदोलन हो जाता है। जब द्वितीय गोल में सफल नहीं हो जाता है, फिर 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। जब द्वितीय गोल में सम्मेलन असफल रहता तब चला, परंतु जनता की उदासीनता के कारण असफल हो जाता है। 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, तो जनता उस पर थोड़ा सा है ना उदासीकरण दिखाता है, जिसके कारण पुनः 1932 वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी खत्म हो जाता है, असफल होता है। 34 में पटना जाते हैं, पटना के प्रस्ताव का आंदोलन वापस ले लिया गया। 1934 में क्या होता है? 34 में पटना प्रस्ताव हल था। 1934 में क्या होता है? पटना प्रस्ताव हल था। इसी के तहत आंदोलन वापस ले लिया गया। नए वायसराय वेलिंगटन बने, लॉर्ड इरविन हटा दिया गया, तो नया वायसराय कौन बने? लॉर्ड वेलिंगटन बने। गांधी जी से मिलने से मना कर दिया। कौन? वेलिंगटन। वेलिंगटन बोला था कि इरविन हम ना है कि तुमसे मिलेंगे, क्योंकि यह दुनिया और भी सुंदर होती है यदि इसमें गांधी जी नहीं होते तो। वेलिंगटन बात बोले थे, दुनिया और सुंदर होती अगर गांधी ना रहता तो। कौन बात बोला? वेलिंगटन। वो अंग्रेज का आश्रय था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की फिर आलोचना करते हैं। यहाँ तो सुभाष चंद्र बोले थे कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को लोकप्रियता और समान की पराकाष्ठा, लेकिन यहाँ सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं गांधी जी की आलोचना की है और कहा गांधी जी एक राजनेता के तौर पर फेल हो गए हैं गांधी जी। भारत को गांधी जी के नेतृत्व में मुक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा बोला है सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस को नया नेतृत्व ढूंढना होगा सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। ये बुढ़ा गया गंधिया। तो उसके बदले में गांधी बोलता है, कोई भी सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित होती है। जब यह जनता को बलपूर्वक झुकाने का प्रयास करती है तो वह दमनकारी बन जाती है, जिससे जनता में कानून और अस्त्र शस्त्रों का अंतर का भय समाप्त हो जाता है और वह दमन भी समाप्त हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब था? तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931, 30-31 से चला था। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। प्रथम कहेगा तो 30 में 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931, 12-13, 30-31 फर्क है। नवंबर जनवरी और का उद्देश्य क्यों हल था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? भारत का संवैधानिक समस्या पर विचार करने के लिए, संवैधान के अनुसार कि संविधान का बनेगा कि नहीं बनेगा, इसी चलते बनाया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। स्थान कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस में होता है, सेंट जेम्स पैलेस में। अध्यक्ष थे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय। भारत के सचिव थे सैमुअल होयर उस समय भारत के सचिव थे, सैमुअल होवर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होवर। प्रथम सम्मेलन हो रहा था 12 नवंबर 13 जनवरी तक 1930-31। तो उसमें प्रथम में गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कितना? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें तेज बहादुर सप्रू
89 में से पहला का नाम है तेज बहादुर सप्रू। कुछ मुख्य मुख्य नाम: जयकर आगा खा, आगा खा भी आगे रहा भाग लेने में गोल में सम्मेलन में। मोहम्मद अली जिन्ना शामिल है, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम सम्मेलन का कांग्रेस तथा व्यापारिक वर्ग द्वारा बहिष्कार किया गया था। प्रथम सम्मेलन जो होला गोल में सम्मेलन को बहिष्कार किया गया किसके द्वारा? तो प्रथम सम्मेलन को कांग्रेस भी और व्यापारी वर्ग दोनों बहिष्कार किए थे प्रथम गोल में सम्मेलन को। फिर द्वितीय गोल में सम्मेलन आता है 31 में, है 2 लेकिन बोले ना 31, 7 सितंबर 1 दिसंबर 1931 से रहेगा। 7 सितंबर सिद्धि कहो ना 7-1 मैंने 71 कहो। 7 सितंबर दी से 1 दिसंबर 1931 सिद्धि से द्वितीय है ना। 7 सितंबर दिसंबर 7-1 दिसंबर। इस समय भाग लेने वाले दल के प्रतिनिधि कौन कौन थे? मुस्लिम लीग भी भाग लिए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल अली इमाम भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग तरफ से कौन लिए थे द्वितीय गोल में सम्मेलन में सिद्धि में? तो मोहम्मद अली जिन्ना लिए थे, इकबाल लिए थे, अली इमाम दिए थे इमाम। उदारवादी वर्ग तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। उदारवादी वर्ग कौन कौन थे भाग लिए थे? तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। तेज बहादुर सप्रू ही और एम आर जयकर ही गांधी विरोधी समझौता को करने का प्रयास किए थे। वही तेज बहादुर सप्रू उदारवादी वर्ग के नेता थे। ये भी गोल में सम्मेलन में भाग लेते दूसरा में। ईसाई वर्ग में कौन लेते? एस के दत्ता ईसाई वर्ग से। व्यापारी वर्ग से कहा डी डी बिरला, जो बहिष्कार किया था यही तो है ना, व्यापारी वर्ग है डी डी बिरला। पूंजीपति वर्ग होमी भाभा लिए थे। पूंजीपति वर्ग के कौन लिए थे? पूंजीपति वर्ग होमी भाभा लिए थे। पूंजीपति वर्ग होमी भाभा। हरिजन वर्ग से भीमराव अम्बेडकर आए थे। और महिला वर्ग से सरोजिनी नायडू लिए थे। सरोजिनी नायडू हिंदू महासभा से, तो मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा से भाग लेते थे। द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेते। इस सम्मेलन में यानी कि द्वितीय गोल में सम्मेलन में 7 सितंबर 1 दिसंबर को 1931 में द्वितीय गोल सम्मेलन में 111 सदस्यों ने भाग लिया था। 111 कुछ के नाम इसी तरह से। कांग्रेस जो ले रहा था केवल द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे और कहीं नहीं। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे जो भाग लिए थे। गांधी जी अपने साथ महादेव देसाई, अब गांधी जी अपने साथ ले गए थे महादेव देसाई को भी, प्यारे लाल तथा एक बकरी लेकर राजपुताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। महादेव देसाई प्यारे लाल एक बकरी लेकर के राजपुताना जहाज से, कौन सा जहाज? राजपुताना जहाज से इंग्लैंड जाते महात्मा गांधी। 3 चीज़ लेकर। पत्रकार फ्रैंक मोरेंस थे उसमें। फ्रैंक मोरेंस बोलता है कि गांधी जी को देखने के लिए लंदन के लोग उमड़ गए। फ्रैंक मोरेंस ने उल्लेख करता है ऐसा, गांधी जी को देखने के लिए बकरा पकड़ ला रहे थे तो पूरा लंदन के लोग उमड़ गए, भीड़ लग गया। हम लोग देखते हैं कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट 1932 वाला देखते हैं। इसमें कहा होता ना है जब द्वितीय गोल में सम्मेलन सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड के प्रधानमंत्री के तहत गोल में सम्मेलन होल था। तो यही मैकडोनाल्ड ने प्रधानमंत्री 17 अगस्त 1932 कब 1932 17 अगस्त को कहा कि सभी दलितों को अलग माने पृथक निर्वाचन पद्धति शामिल करने की घोषणा कर दिया। कौन? मैकडोनाल्ड ने 1932 में कहा कि सभी जितना दलित है सभी को अलग निर्वाचन मिलेगा। इसी को कहा जाता है कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इस बात को सुन करके गांधी जी विरोध करने लगते हैं। 20 सितंबर 1932 में, अगस्त सितंबर आ जाता है साल भर के बाद। 20 सितंबर 1932 में गांधी जी उसमें पूना के यरोदा जेल में थे, है ना। वहीं यरोदा जेल में ही गांधी जी ने आमरण से प्रारंभ कर दिया कि दलित लोग के नहीं मिलना चाहिए अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था। 20 सितंबर 1932 में पूना के यरोदा जेल में आमरण करते महात्मा गांधी। फिर क्या होता है? मदन मोहन मालवीय थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे और राजगोपालचारी भी थे। तीनों के बीच में मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी तीनों के मध्यस्थता के तहत गांधी जी अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर कब 24 सितंबर को गांधी जी अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता था। कथी होता? पूना पैक्ट। क्यों? कि पूना जेल में यरोदा जेल में आंदोलन किए थे, वही चलते 20 सितंबर 1932 को पूना के यरोदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किए थे ना, इसलिए सितंबर के बाद 24 सितंबर 4 दिन बाद गांधी जी अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता, जिसे पूना समझौता कहते हैं, जिसपर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो भाई हस्ताक्षर कौन किए थे? हस्ताक्षर गांधी तो नहीं किया था, लेकिन दलित वर्ग की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति थे तो अम्बेडकर जी थे, और हिंदुओं की तरफ से थे तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता पर। जब राजगोपालचारी जो थे, या फिर राजगोपालचारी में इनका भी हाथ है, इनने समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे, राजगोपालचारी भी किए थे,
है ना। जब राजगोपालाचारी ने हस्ताक्षर किया तो करने के बाद अम्बेडकर से अपनी कलम बदल ली थी। अम्बेडकर जी ने दलित के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को मांग रहे थे, है ना। और इसलिए दलित के प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके सीधे 148 कर दिया। कितना? आरक्षित सीटों की संख्या दलित वर्गों के लिए 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया। इसलिए अम्बेडकर जी मान जाते हैं, नहीं तो मानते नहीं। 70 दूनी 140 होता है, मैंने 71 142 6 ज़्यादा बढ़ाया और दोगुना करके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा आपका यह एहसान हिंदू समाज कभी नहीं भूलेगा। तो महात्मा गांधी का बोल लेता था, और टैगोर हिंदू समाज कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि दलित वर्ग को इज्जत नहीं दी आप। दलित नेता जो थे एमसी राजा थे दलित नेता। गांधी जी का साथ दिया था एमसी राजा, दलित होकर के भी राजा जो थे गांधी का साथ दिया था, और बेटा बेटी सब प्यार कर। भीमराव अम्बेडकर बोले थे, दे गंधिया तू महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ा देता है, लेकिन अपना अस्तर न गिरने देता है तो, ठीक ना। महात्मा गांधी बोले थे। इसमें क्या हुआ ना, पूना समझौता जब हो गया, गांधी जी अम्बेडकर कभी 24 सितंबर 1932 को, तो सुधार आंदोलन चलाते हैं गांधिया। सुधार आंदोलन में कहा जाता है जितना दलित लोग है ना सब सब हरिजने है, ये है कहा हरिजन बोल करके बोला, इतना गंदा शब्द लिया। कौन? गांधिया। कब? सुधार आंदोलन चला करके। अब बोला 33 में गांधिया कि हरिजन जो है 1933 में अखिल भारतीय हरिजन महासभा गठन कर दिया। तो अखिल भारतीय हरिजन महासभा गठन कब होता है? 1933 में। कब होता है? 1933 में। क्या होता है? 33 में अखिल भारतीय हरिजन महासभा गठन है 33 में। अब हरिजन महासभा गठन जब 33 में होता है तो घनश्याम को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन? घनश्याम दास बिरला को इसका संस्थापक अध्यक्ष बन जाते हैं हरिजनों के। अब अमृत विठल दास ठक्कर जो है, ठक्कर अमृत लाल है विठल दास ठक्कर इसका पहला अध्यक्ष बन जाते हैं। पहला अध्यक्ष ही थे ठक्करवा। गांधी जी ने हरिजन नाम की पत्रिका सप्ताह में पत्रिका समाचार पत्र छापा है। अब पूरे देश में हरिजन नाम की यात्रा भी किए थे। पूरे देश में हरिजन यात्रा भी किए थे। और जब पूरे देश में हरिजन यात्रा किए, वही समय पूरे बिहार में देखा प्लेग और हैजा फैल गया था। पूरा बिहार में हैजा प्लेग फैल गया था। इसे गांधी जी ने ईश्वर द्वारा उच्च जाति का निम्न जातियों पर किए गए अत्याचार का दंड बताया। उच्च जाति जो है निम्न जाति पर अत्याचार किया है जब प्लेग फैल गया से। अम्बेडकर, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब होता है? जन्म देखा जाए तो 14 अप्रैल को होता है। 14 अप्रैल को जन्म दिवस भी माना जाता है इनका। 1891 में जन्म लिए थे। मध्य प्रदेश जाओगे ना तो वहाँ महू नाम के महार मिलता है। महू में महार जाति है। महू से महार जाति में जन्म लिए थे। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ना, जुलाई का दिन है। कौन महीना? जुलाई 1924 में। 91 में जन्म लेता है। 1800 में जुलाई 1924 में बम्बई में किए थे। क्या किए थे? तो बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना किए थे। उसे बहिष्कृत हितकानी सभा गठन अम्बेडकर जी किए थे। तो हाँ किए थे। कहाँ किए थे? जुलाई 1924 में बम्बई में किए थे। क्यों किए थे बहिष्कृत हितकानी सभा का गठन? क्योंकि इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता, लोगों को नैतिकता और भौतिक उत्थान करना। अस्पृश्यता से हटा देना, लोगों को नैतिक शिक्षा लाना और भौतिक उत्थान लाना। अम्बेडकर ने छुआछूत के लिए मंदिर प्रवेश, कुआं, तालाब पानी भरने के लिए भी आंदोलन चलाए थे। पूछे कि अम्बेडकर जी कब अम्बेडकर बने विधानसभा का सदस्य? 1926 में बने थे। 1926 में क्या बने थे? बम्बई के विधानसभा का सदस्य मनोनीत हुए। बम्बई के विधानसभा का सदस्य कब बने थे? 1926 में। अब बम्बई में ही हितकानी सभा का गठन भी किए थे। 24 में किए थे हितकानी सभा के, और 26 में विधानसभा का सदस्य बन जाते हैं। अम्बेडकर जी थे अछूतों के लिए। किस लिए? अछूतों के लिए अलग समानाधिकार की मांग किए थे, और दलित प्रतिनिधि के लिए तीनों वर्ण सम्मेलन में भाग लिए थे। अम्बेडकर दलित के प्रतिनिधि के लिए भाग लिए थे। अम्बेडकर यही बात बोले थे, कांग्रेस के स्वतंत्रता की मांग का विरोध हो। कांग्रेस जो मांग रहा है स्वतंत्र, उसका विरोध होना चाहिए। और कहा कि दलित के वर्ग के हितों की रक्षा हो, इसके लिए भारत में अंग्रेजी समाज बना रहे। फिर 26 में बने थे सदस्य, मुंबई में विधानसभा के सदस्य बने थे। 26 और 10 36 में स्वतंत्र लेबर पार्टी के गठन कर देते हैं अम्बेडकर। स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में। 36 में 6 जोड़ेगा तो 42 में अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति, कौन सा? अनुसूचित जातियों के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एससी के लिए गठन कर लेता है। पूछेगा 36 में क्या कहता है? स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन है। फिर अप्रैल में 42 में
तो अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कर लेता गठन। फिर क्या हुआ, अम्बेडकर को जब 42 में एसी अनुसूचित है जाति संघ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन करते हैं। उसी समय 42 में ही अम्बेडकर 42-46 तक के दौरान वासराय की कार्यकारिणी का सदस्य भी ग्रहण कर लिए, तो वासराय के बनल थे। और स्वतंत्र भारत के नेहरू मंत्रिमंडल में देश के पहले विधि मंत्री बने हैं। देश के पहले विधि मंत्री अम्बेडकर ही बने थे, स्वतंत्र भारत का कहा जाता है। जब विधि मंत्री बनते हैं तो परंतु इसका विरोध होता है, हिंदू लोग विरोध करते हैं, तो हिंदू कोड के विधेयक पारित हो जाता है। और पारित हुआ तो विरोध होता तो 1951 में 46 में बनते विधि मंत्री, 51 में इस्तीफा देते विधि मंत्री से। फिर अम्बेडकर जी संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। संविधान निर्माण करने के लिए समिति के अध्यक्ष बनते हैं कौन? 29 अगस्त 1947 को बनते हैं कि हम संविधान निर्माण करेंगे, इसलिए अध्यक्ष बनाया जाता है इनको 29 अगस्त 1947 को। फिर 47 को संविधान निर्माण का ग्रहण करते हैं, संविधान निर्माण का समिति के अध्यक्ष बनते हैं 29 अगस्त 1947 को। फिर अम्बेडकर ने 1956 में 47 और 9 बरस बाद 56 में अम्बेडकर क्या करते हैं? अम्बेडकर 1956 में अपने समर्थक के साथ मिलकर के नागपुर चले जाते हैं। क्या करते 56 में नागपुर में जाते हैं, वहीं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और 6 दिसंबर 1956 में ही 6 दिसंबर के दिन डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु हो जाता है। बौद्ध धर्म लेते हैं और इनको मृत्यु हो जाता है 6 दिसंबर को 1956 में। फिर भारत सरकार ने 1990 में दिए थे इनको मरणोपरांत भारत रत्न। पूछे भारत रत्न कितने समाज किया मरणोपरांत? तो अम्बेडकर को मिला था भारत रत्न 1990 में, मैंने 34 वर्ष बाद मिला था 90 में। 56 मरे, 34 जोड़े 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बोल था 17 नवंबर 1932 से शुरू होता है, 17 नवंबर से, और चला था 24 दिसंबर 1932 तक। यानी कि 17 नवंबर और दिसंबर याद कर लेना है। 7 बरस, नवंबर दिसंबर है, 7 बरस का अंतर है और 1 महीना का अंतर है। नवंबर से हो गया दिसंबर 1 महीना, और 17, 7, 24 दिसंबर। लेकिन कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, पहला दूसरा दोनों के, पहला तीसरा दोनों के। इस सम्मेलन में कुल 46 सदस्य थे। कितना? 46 सदस्य ने भाग लिया था तीसरा में। सम्मेलन में भारत है ना, तीसरे गोल में सम्मेलन था भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 योजना को अंतिम रूप दिया गया था। अंतिम रूप दिया गया था किस सम्मेलन के तहत? तृतीय गोल में सम्मेलन के तहत। लॉन लिथो प्रस्ताव कब हल था? तो लॉन लिथो प्रस्ताव जो पूछेगा ना कब हुआ था से 8 अगस्त 1940 को था। क्या होता है लॉन लिथो प्रस्ताव? 8 अगस्त 1940 को। क्यों हल था? कांग्रेस ने रामगढ़ सम्मेलन जब हल था, रामगढ़ वाला में, उसने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस यदि अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए तो कांग्रेस जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध कार्यों में सहयोग कर सकती है। इसी प्रस्ताव को कांग्रेस जो है से युद्ध करेगा, अंग्रेज के साथ सहयोग करेगा। इसी को प्रस्ताव को लॉन लिथो प्रस्ताव कहा गया, जिसे अगस्त में होता है, अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। 8 अगस्त को होता है 1940। मुख्य बिंदु यही था अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को कि वासराय के कार्यकारिणी भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना है। वासराय कार्यकारिणी में क्या करना है? भारतीय की संख्या में वृद्धि करना है। इस परिषद में 12 में से 8 सदस्य भारतीय होंगे, 12 को सदस्य होंगे, 8 को इंडियन होंगे, 4 को अंग्रेज के होंगे। पहुंची में तो वासराय होंगे। और एक युद्ध सलाहकार कमीशन गठन भी होता है, युद्ध सलाहकार का कमीशन का गठन भी हुआ इसी में। और युद्ध के बाद भारतीयों से क्या करना है? युद्ध के बाद भारतीयों से संविधान निर्माण पर प्रस्ताव लिया जाएगा कि भारतीयों से कहा जाएगा संविधान निर्माण कर लो। ये भी बात बोला था कि जब युद्ध में जीत जाएंगे तो संविधान निर्माण बना लेना तो लोग। और सरकार ने भी कहा अल्पसंख्यक वर्ग जैसे दलित वर्ग होगा पूर्ण महत्व प्रदान करने का भरोसा दिया और डोमिनियन स्टेट का स्थापना करने का भी भरोसा दिया। इतना चीज दिया लॉन लिथो प्रस्ताव के तहत। लॉन लिथो प्रस्ताव जब फिर होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, फिर नहीं माना। कितना इतना चीज करेगा तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग अस्वीकार करते हैं। क्यों? कि युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण का प्रस्ताव था। लॉन लिथो प्रस्ताव ही प्रथम प्रस्ताव था और महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। क्यों महत्वपूर्ण है लॉन लिथो? इसमें बोला गया था कि जिसमें लॉन लिथो प्रस्ताव में अगस्त प्रस्ताव में ही ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत का जो संविधान है भारतीयों का ही अपना अधिकार है। भारत का संविधान से भारतीयों का अपना ही अधिकार है। लॉन लिथो प्रस्ताव में ऐसा बात बोला गया था। लॉन लिथो जो थे व्यक्ति अंग्रेज के, लॉन लिथो ने बोला था गांधी जी के आंदोलन को कि गांधी का जो आंदोलन है राजनीतिक फिरौती कहा। क्या बोला? राजनीतिक फिरौती आंदोलन है। अंग्रेजी के भारत के सचिव थे, भारतीय सचिव में कौन थे? लॉर्ड एमरी। लॉन लिथो तो बोला था राजनीतिक फिरौती, लेकिन भारत का सचिव था उसमें
लॉर्ड एमरी बोला था, आज जो मुख्य झगड़ा है, आज मुख्य झगड़ा ब्रिटिश सरकार और आज़ादी मांगने वाले तत्वों में नहीं है, क्या जिम्मेदार, अपितु भारत के राष्ट्रीय जीवन के भिन्न तत्वों में है। इसके बदले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, प्रस्ताव में लॉर्ड को जो प्रस्ताव है बोला 8 अगस्त 1940 को होता, वो प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट की स्थिति, डोमिनियन स्टेट सरकार तो कहा था देने के लिए ना, डोमिनियन स्टेट की स्थिति दरवाजे में लगी जंग की खाल की तरह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला था बात। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हल था विनोबा भावे द्वारा 1940 में, दिल्ली चलो भी कहते इसको। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव हल था लॉर्ड लिथुआ द्वारा 8 अगस्त को, और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी उसी समय हल था 1940 में, दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हल था, क्यों हल था? जब लॉर्ड लिथुआ द्वारा बनाया गया अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं होता है तो वही कह रहा, तब बनता अब व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। 1940 में फिर से पढ़िए, 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह से अस्वीकार मैंने फेल हो गया, कौन लॉर्ड लिथुआ द्वारा अगस्त प्रस्ताव, तब तो कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे गांधी जी के नेतृत्व में, हल था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये स्टार्ट कहाँ से हल था? 17 अक्टूबर 1942 को हल था, है ना। प्रारंभ हल था आपको नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन सत्याग्रह जो प्रारंभ हो गया था 17 अक्टूबर 1942 को, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हल था। कहाँ से? 17 अक्टूबर 1942 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में ही पड़ता है पवनार आश्रम, वहीं से स्टार्ट होता है सत्याग्रह। कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह? पहले सत्याग्रही कौन? आचार्य विनोबा भावे थे, जो भूमि आंदोलन नेता भी कहलाता है। तो सत्याग्रह आचार्य, पहले सत्याग्रही नेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहला विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रविवार के स्थगित रहता था सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा किस दिन स्थगित रहता था? रविवार को। सत्याग्रह जितना थे ना, तब विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सत्याग्रह पुलिस को पूर्व सूचना देकर चलते थे, ताकि कानून में कोई दिक्कत ना, व्यवस्था बनी रहे। आचार्य विनोबा भावे को, जो वही आचार्य विनोबा भावे जो सत्याग्रह के रूप में थे विनोबा भावे, वही आचार्य विनोबा भावे को गांधी जी ने कहा था, तू मेरा सत्याग्रह का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है। हाँ, क्योंकि भूमिदान आंदोलन तो ही करा है, इस आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? विनोबा भावे को। कौन बनाया था? महात्मा गांधी ने। कहा देखो विनोबा भावे, तू बन जाओ आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये बन जाएगा राजनीतिक उत्तराधिकारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे राजनीतिक उत्तराधिकारी। जब विनोबा भावे बनते हैं, प्रथम थे सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे थे, पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, वही वो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनते हैं, और वही भूदान, ग्रामदान और सर्वोदय समाज की स्थापना भी किए थे। कौन? विनोबा भावे ने। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का कितने उद्देश्य था? 2 उद्देश्य था। कौन कौन? प्रथम यही उद्देश्य था कि यह भारतीय जनता की उग्र राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति था, और दूसरा यही था कि इसके द्वारा उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा ब्रिटिश सरकार को एक और अवसर दिया गया कि वह भारत की मांग को स्वीकार कर ले, नहीं तो वरना कुछ भी हो सकता है। यही था व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य। व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ था। दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को। चलिए, क्रिस प्रस्ताव मार्च 1942 में, जिसमें है ना सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1942 को पवनार आश्रम से महाराष्ट्र आरंभ था। उसी समय 42 में ही 17 मार्च में है 42 में क्रिस प्रस्ताव लागू था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ऐसे चर्चिल रह गए। विश्व नेताओं ने विंस्टन चर्चिल पर, विश्व के सभी नेता ने दबाव बनाया। किस पर बनाया? विश्व के लोग सभी नेता विंस्टन चर्चिल पर यही दबाव बनाया कि कौन कौन देश थे? अमेरिका भी था, अमेरिका का राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक भी थे, और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, और ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता, भी थे। कहा सभी इस विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाते हैं। क्यों दबाव बनाते हैं? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण विश्व समुदाय में, पूरे विश्व में अंग्रेजों के विरुद्ध गलत संदेश जा रहा था, जिसके कारण ब्रिटेन का दबाव बनाया गया। इससे पता चलता, व्यक्तिगत सत्याग्रह से लोगों को पता चलता है कि ब्रिटेन गलत नजर से देख रहा है लोगों को। फिर यहाँ का हुआ युद्ध मंत्री था स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था, युद्ध मंत्री बनाया गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स होकर क्या बनाया था?
युद्ध मंत्री कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्हीं के नेतृत्व में, युद्ध मंत्री के नेतृत्व में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया होता। एक सदस्य आयोग भारत में आया। यह समाजवादी और उदारवादी था। कैसा था? एक सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। समाजवादी और उदारवादी नेता, समाजवादी और उदारवादी था। कौन? एक सदस्यीय आयोग। कैसा था? समाजवादी उदारवादी था। क्रिप्स जो था, क्रिप्स प्रस्ताव, यही क्रिप्स जो था, क्रिप्स है ना, भारतीय के प्रति सहानुभूति रखता था। क्रिप्स जो था भारतीय के प्रति सहानुभूति रखता था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है। कब पहुंचता है क्रिप्स मिशन? 22 मार्च 1942 को। कहाँ पहुंचता है? भारत। अगस्त प्रस्ताव ये था और क्रिप्स प्रस्ताव आता है 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है। एगो साइमन कमीशन है, वो 1928 में पहुंच था। और यह क्रिप्स मिशन है 1942 को, 22 मार्च को भारत पहुंचता है। इसका वार्षिक उद्देश्य था कि भारतीयों का सहयोग प्रदान करने हेतु मानना, क्योंकि क्रिप्स भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता था, इसलिए भारत पहुंचता 22 मार्च 1942 को भारत, ताकि भारतीयों को उद्देश्य को बात को माना जाए। क्रिप्स प्रस्ताव के तहत यही क्रिप्स प्रस्ताव भारत पहुंचा 22 मार्च 1942 को। यह घोषणा करता है कि भारत में जो है ब्रिटिश का नीति, भारत में जो ब्रिटिश नीति जो लक्षण बना कर रख लिया है, वो जितना जल्द संभव हो सके, जितना हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना करना है। भारत में स्वशासन की स्थापना कर दो, ताकि स्वशासन में खुद भारत को दे दो अपना राज्य। तब जाकर कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव से बात किया कि क्रिप्स प्रस्ताव अच्छा आदमी से बात करना चाहिए। कौन कौन थे कांग्रेस के नेता लोग? मौलाना आज़ाद भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। इन्हीं को नियुक्त किया गया क्रिप्स प्रस्ताव से बात करने के लिए। अच्छा, क्रिप्स प्रस्ताव घोषणा कब होता? 29 मार्च 1942 को, है ना। 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है ना। अब घोषणा करता है। कब घोषणा करता था? 29 मार्च 1942 को, कि भारत का स्वशासन दे दिया जाए। 29 मार्च 1942 को, इसलिए मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव रखा जाता है। कब बोलता है? 29 मार्च 1942 को घोषणा होता है क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा। क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा में क्या बोला गया था, जरा सुनो। मुख्य प्रस्ताव: युद्ध समाप्त होगा, भारत में डोमिनियन स्टेट लग जाएगा। लॉन्ग में यही बात बोला गया था और क्रिप्स प्रस्ताव में भी यही बात बोला गया है, डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा युद्ध समाप्त होने के बाद। अल्पसंख्यक जो भी होंगे उनके लिए ब्रिटिश सरकार अलग से समझौता करेगा। और लॉन्ग में यही बात बोला गया था अगस्त प्रस्ताव में। लॉन्ग अगस्त प्रस्ताव यही बात बोला गया था, है ना, कि अल्पसंख्यक वर्ग को पूर्ण महत्व प्रदान करेंगे और न तो डोमिनियन स्टेट की स्थापना भी करेगा। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव में भी यही बात बोला गया कि डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, अल्पसंख्यक के अलग समझौता होगा। क्रिप्स प्रस्ताव में भी यही बात बोलता है। प्रांतीय विधानसभा से संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा, कैसे होगा? तो प्रांतीय विधानसभा से होगा संविधान सभा का गठन, जिसका सदस्य पूर्णतः भारतीय ही रहेंगे। जो संविधान सभा का सदस्य का गठन होगा भारतीय ही रहेंगे। प्रांतीय विधानसभा से होगा। भाई, प्रांतीय सरकारें संविधान सभा के सुझाव को मानने या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। संविधान सभा का सुझाव मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, ऐसा प्रांतीय संविधान स्वतंत्र है। प्रांतीय सरकारें। क्रिप्स प्रस्ताव सभी प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे। जितना बात बोला गया था सब युद्ध के बाद लागू होना था। डोमिनियन स्टेट भी मिल जाएगा और अल्पसंख्यक को समझौता भी होगा और प्रांतीय विधानसभा संविधान सभा गठन करेगा और सभी पूर्ण भारतीय होंगे सदस्य। और प्रांतीय सरकार जो है संविधान सभा का सुझाव मान सकता, नहीं भी मान सकता, ये सब लागू होना था, है ना। वही क्रिप्स के सभी प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे। अतः कांग्रेस ने इन्हें स्वीकार कर लेता है, स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस इन्हें स्वीकार नहीं किया तो गांधी क्या करता है? फिर स्वीकार नहीं करता तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को बोला था, क्या बोला था? तो पोस्ट डेटेड चेक बोला था, चेक, जिसमें पोस्ट डेटेड चेक कहा, जिसमें किसी ने आगे जोड़ दिया जिसका बैंक दिवालिया होने वाला। गांधी बोलता है पोस्ट डेटेड चेक, एक चेक के आगे जोड़ता है बैंक दिवालिया होने वाला है। हालांकि देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्टैफोर्ड क्रिप्स के मित्र भी थे, ठीक ना। स्टैफोर्ड क्रिप्स के मित्र भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम नेहरू बोलते हैं कि मेरा दोस्त जो है, जब मैंने पहली बार इन प्रस्ताव को पढ़ा, जो प्रस्ताव है दिया है, तो इसी प्रस्ताव को मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं बुरी तरह निराश हुआ। और मेरे पुराने मित्र जो है क्रिप्स ये मेरा शैतान वकील है बनकर आया था, जिनका योजना को लागू करने का परिणाम देश में विभाजन के दरवाजे के खोलना जैसा है। फिर वायसराय के बेटों पर ही, है ना, मुद्दे क्रिप्स और कांग्रेस के बीच बातचीत होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन उस समय? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ये थे, वही न थे। चर्चिल जो थे क्रिप्स प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री थे।
इन्हीं पर सभी लोग दबाव बनाते हैं, विदेश के मंत्री लोग। तो विदेशी मंत्री एमरी थे उस समय, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, और विदेश मंत्री कौन थे? एमरी थे, एमरी। और वासराय कौन थे? लॉन लिथुगो वासराय थे। और कमांडर इन चीफ कौन थे? बेबल जी थे, बेबल। कमांडर इन चीफ बेबल थे। नहीं, ये तीनों नहीं, विदेश मंत्री एमरी और वासराय लॉन लिथुगो और कमांडर इन चीफ बेबल नहीं चाहते थे कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत में सफल रहा। नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन भारत में सफल रहे, ऐसा नहीं चाहते थे लोग। फिर अप्रैल 1942 को क्रिप्स वापस इंग्लैंड चल जाता है। क्रिप्स, चलो भाई, ऐसा क्रिप्स इंडिया का साथ दे रहा था, लोग नहीं चाहता था, फिर वापस चल जाता अप्रैल 1942 में। पूछेगा क्रिप्स वापस कब गया था इंग्लैंड? अप्रैल 1942 में। आंदोलन 8 अगस्त 1942 को था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ दो। क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था, बेचारा लौट गया था इंग्लैंड। तो असफल होने पर भारत पर फिर क्या हुआ? जापान के आक्रमण का डर लगा था कि जापान कहीं भारत पर आक्रमण कर दे। यही आक्रमण के कारण, बढ़ते दबाव के कारण भारतीयों में निराश पैदा हो गया और डर का माहौल बन गया। अतः गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से कहा कि तुरंत भारत छोड़ो, और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक सहयोग आह्वान किया। देखिए, 14 जुलाई के दिन था 1942 में। ऐसे होता भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को, लेकिन 42 में होता 14 जुलाई के बाद, 8 अगस्त से पहले जुलाई में, 14 जुलाई को कांग्रेस का बैठक होता है वर्धा में। कहाँ होता है? वर्धा में बैठक होता है। यही वर्धा में बोला जाता है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा है, जो स्वीकार कर लिया जाता है। पूछेगा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन का स्वीकार कहाँ होता है? तो वर्धा में होता है। कब? 14 अगस्त 1942 को स्वीकार होता है। गांधी जी ने बुक लिख लेता हरिजन में लिख लेते हैं। गांधी जी ने हरिजन नाम का बुक लिखे थे, दलित वर्ग से संबंधित है। अंग्रेजों की उपस्थिति, भारत में हरिजन में लिखा, भारत क्या लिखा हरिजन में? अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण का नियंत्रण करता है। अंग्रेज जब तक रहेगा तब तक जापान भी आक्रमण करेगा इंडिया पर, ऐसा हरिजन में लिखा। उन्होंने अंग्रेज से भी कहा, गांधी जी बोले होंगे अंग्रेज से, भारत को ईश्वर के हाथों या अराजकता में छोड़ दो। देखो अंग्रेज, तू लोग भाग यहाँ से चले जाओ, जापान यहाँ आक्रमण करेगा तो लोग चलते, इसलिए भारत को ईश्वर के हाथ में छोड़ दो या तो अराजकता पर छोड़ दो। जब सभी दल कुत्तों की भांति आपस में लड़ेंगे, जब वास्तविक उत्तरदायित्व सिर पड़ेगा तो स्वयं आपस में समझौता कर लेंगे। इस प्रकार इंडिया आज़ाद भी हो जाएगा। कांग्रेस की चुनौती दे देते हैं, खुद कांग्रेस के नेता थे गांधी जी, खुद कांग्रेस को चुनौती देते हैं। गांधी जी ने कहा, कांग्रेस अगर मेरे संघर्ष को, प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया तो मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा, जो कांग्रेस मेरा बात नहीं मानेगा तो देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा, ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था 8 अगस्त 1942 को। 14 जुलाई को स्वीकार किया गया था वर्धा में। उस समय वासराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज का वासराय कौन था? वासराय लॉन लिथुगो था, जो 8 अगस्त 1940 को लॉन लिथुगो प्रस्ताव भी पास कर लिया था। वासराय लॉन लिथुगो था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। और भारत का सचिव एमरी थे, लॉन लिथुगो वासराय था, प्रधानमंत्री चर्चिल थे और सचिव एमरी थे भारत के। गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिए थे, 70 मिनट, सोच लीजिए। इसी में बोले थे करो मारो का नारा दिए थे। फिर 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को था, लेकिन 9 अगस्त एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 में आंदोलन प्रारंभ हो गया, है ना। ऑपरेशन 0 आवर के द्वारा सभी कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन का समय 9 अगस्त को हल था, तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत क्या होता? सभी कांग्रेस के सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था 1942 में 9 अगस्त को। पूछेगा ऑपरेशन 0 आवर कब चला था? 9 अगस्त को। इसके तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना भेज दिया गया। अब पूना में पड़ता है आगा खा पैलेस, यहीं भेज दिया जाता है, यहीं आगा खा पैलेस में गांधी जी को रखा जाता है पूना में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनको अल्मोड़ा जेल में रख लेते हैं, अल्मोड़ा जेल में। किसको? जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। और मौलाना आज़ाद जो थे, इनको बांकुड़ा जेल में रखा था, बांकुड़ा जेल में। और राजेंद्र प्रसाद को पटना के घर था, पटना जेल में रखे थे, है ना। सभी नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया। बाकी बचे कांग्रेस का अन्य सभी नेता अहमदनगर के किले में रख दिया गया। जिस समय ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी को गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को पुनः भेज करके आगा खा पैलेस में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में, मौलाना आज़ाद को बांकुड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को पटना में, अन्य नेता को अहमदनगर के किला में रखा गया। उसी समय जर्मनी में हिटलर
और इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, और जापान में कौन? जापान में तोजो, मिल करके मित्र राष्ट्रों को चुनौती दे रहे थे तीनों इटली, जर्मनी और जापान में तोजो, है ना। मित्र राष्ट्रों को जापान ऐसे हार जाएगा नहीं, धौरी राष्ट्र के आदमी है जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने नारा दिया था, वही जापान जो तोजो यहाँ का सरकार था। जापान ने नारा दिया एशियाई जो है एशिया जो है एशियाई के लिए है, और इस नारे को एशिया को मुनरो सिद्धांत कहा गया। मुनरो सिद्धांत कहाँ दिया था? जापान ने। कौन सा मुनरो सिद्धांत का नारा को बोला जाता है? मुनरो सिद्धांत एशिया एशियाई के लिए है। इटली के मुसोलिनी ने कहा था एक ही स्वतंत्रता होती है, वह है राज्य की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता उसी में शामिल होती है और कहीं नहीं। यही मुसोलिनी बोला था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वहीन हो गया था, कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं था, सब तो जेल चल गए थे। सभी प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से के बाद कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने आंदोलन उठा लेता है। कांग्रेस के जो द्वितीय पंक्ति चले वही नेताओं ने आंदोलन उठा लेता है भारत छोड़ो को। जैसे राम मनोहर लोहिया उठाते हैं, अरुण आसफ अली को दे दिया जाता है, अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी और अच्युत पटवर्धन प्रमुख थे। पूछेगा महात्मा गांधी सब गिरफ्तार होते तो कौन नेतागिरी करते हैं? द्वितीय पंक्ति के नेता तो मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन प्रमुख था। अब बगडोर युवा और उत्साही नौकों के हाथ में चला था भारत छोड़ो आंदोलन। जब युवा हाथ मारिया गया तो फिर कहना ही नहीं है। सभी टेलीफोन भवन पर आक्रमण करते हैं, सरकारी भवन पर आक्रमण, टेलीफोन तार लाइन काटना शुरू कर देते हैं, रेल पटरी उखाड़ कर फेंक देते हैं, सरकारी सत्ता का प्रतीक को नष्ट कर देते हैं, युवा लोग है तो फेंकबे करेगा। फिर 9 अगस्त को, वही दिन जिस दिन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 9 अगस्त को 0 आवर के तहत सभी को गिरफ्तार किया जाता है। तो उसी समय ग्वालियर मैदान पहुंचते हैं ग्वालियर मैदान पर अरुणा आसफ अली, जो इन्हें गेला के बाद नेतृत्व संभाल लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व। वही आसफ अली जाते हैं ग्वालियर मैदान में और अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया। इसलिए 9 अगस्त को ही अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछेगा अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाने का कारण बताओ 9 अगस्त को। क्यों? कि अरुणा आसफ अली ग्वालियर मैदान में तिरंगा फहरा दिया था, इसलिए अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। और जहाँ फहराया था ग्वालियर मैदान में, बाद में इसका नाम अगस्त क्रांति मैदान रख दिया जाता है इसका। फिर क्या होता है? बम्बई और नासिक, बम्बई नासिक दोनों एक जगह है। दोनों में कांग्रेस ने भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाया। कैसा रेडियो स्टेशन बनाया? भूमिगत रेडियो स्टेशन। कहाँ? बम्बई नासिक में। इसका संदेश प्रसारित करता था उषा मेहता बम्बई से करता था प्रसाद, भूमिगत रेडियो का प्रसाद। वही बम्बई से भूमिगत रेडियो प्रसाद स्टेशन चलाता था उषा मेहता, बम्बई वाला। फिर क्या होता है? अरुणा आसफ अली जो अगस्त क्रांति दिवस मनाने की योजना ग्वालियर टैंक में 9 अगस्त को बने थे। वही अरुणा आसफ अली झंडा फहराया था ग्वालियर मैदान में। वही अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी दोनों मिल जाते हैं। सुचेता कृपलानी भूमिगत कार्यवाहियों में भाग ले लिए थे, दोनों। और सुमति मौरा राका मुखर्जी ने क्या करता? अच्युत पटवर्धन को गिरफ्तार से बचाने के लिए सुमति मौरा राका मुखर्जी ने अच्युत पटवर्धन को गिरफ्तार से फिर से बचाना था। इनको अच्युत पटवर्धन को गिरफ्तार से बचा लेना था। यही मौराका मुखर्जी ने दिमाग लगाते हैं, रोज इनको नई कार देते थे इनको, अच्युत पटवर्धन को। गांधी जी बोले थे छात्र पढ़ाई तभी छोड़ेंगे जब आज़ादी हासिल हो जाने तक अपने न्याय पर दृढ़ रहे, मैंने पढ़ाई करते रहो छात्र लोग। गांधी जी यही बात बोले थे, है ना, किसानों के। जिस किसान में साहस हो और जो अपना सब कुछ दांव लगा सकता है, उन्हें इनकार कर देना चाहिए, लगान देना नहीं चाहिए सरकार को, ज़्यादा क्षमता है तो। जमींदार अगर किसान को साथ दे तो उनका हिस्सा उन्हें दिया जाना चाहिए। अगर जमींदार सरकार को साथ देता कर नहीं देते हैं, जमींदार का विरोध करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन हल था। 25, 200, 250 रेलवे स्टेशन उड़ा दिया जाता है। 500 से 250 दोनों 500 से ज़्यादा डाकघर उड़ा दिया जाता है। 150 से ज़्यादा पुलिस थाने को नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक देखा जाए मजदूर और श्रमिक भी आंदोलन में भाग लिए थे। सभी आंदोलन पक्ष में मजदूर और श्रमिक ने भी आंदोलन के ही पक्ष में भाग लिए थे। मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में हड़ताल नियोजित किए थे और जुलूस निकाले। अहमदाबाद मिल मजदूर में जब हल था 3 महीने तक हड़ताल चला था। 3 महीना अहमदाबाद मिल मजदूर में, जिसे भारत का स्टालिनग्राड कहा जाता है। पूछेगा भारत का स्टालिनग्राड किसे कहते हैं? इसी को कहा जाते हैं। अहमदाबाद में मिल में 3 महीने तक जो हड़ताल होता है उसी को बोला जाता है भारत का स्टालिनग्राड। नेतृत्वहीन होने से, मैंने सब नेता तो गिरफ्तार हो गए थे, तो नेतृत्वहीन होने से भारत छोड़ो आंदोलन हिंसक हो उठा। मैंने जे मन से आया नेता बना वो खाड़ फकाड़ फेंकने लगा। देश के कई भागों में
अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया, इतना कम अच्छे हो गया। वहाँ क्रांतिकारी सरकार स्थापित हो गई, जिन्हें समांतर सरकारें कहा गया।